अह, ठीक है, तो आप लोगों ने जैसा देखा कि देयर इज अ ग्रुप Excuse me, sir. या Sir, can you repeat this again, this right to equality? अभी आपको मैं समझा रहा हूँ। सी, Okay, चलो yes. पहले व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर इम्पोर्टेंट ये मैं आपको बता रहा हूँ। सी, Okay. इन लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, अच्छा पहले ये बताइए लास्ट क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डाउट, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, एनी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है? ओके गुड। समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, why fundamental rights are so significant. So if you see the structure of our judiciary, India have a integrated judiciary. Integrated judiciary का मतलब है, on the top we have Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट से नीचे अगर आप देखेंगे तो वी हैव हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट से अगर आप नीचे देखेंगे तो देयर इज दिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी नीचे देयर इज दिस हायरार्की। पर चलो फॉर सिंप्लिसिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही हम स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हारा कोई भी व्हाट आई से डिस्प्यूट क्रिमिनल है, कोई क्रिमिनल डिस्प्यूट है, ओनली यू कैन अपील इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इमेजिन करो देयर इज अ मर्डर, देयर इज अ अगेन crime against women or any kind of crime, so you can directly appeal in district court only. If your matter is a civil dispute, civil है, सिविल लेट से कोई डाइवोर्स मैरिज का मुद्दा है, कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो यू हैव अ ऑप्शन, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू हाई कोर्ट और यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. It's depend upon your will. But just imagine, in India, the average year to solve a case in district court, average, I guess, it will take more than 10 years. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल लग जाते हैं. इसके बाद देयर इज एडिशनल 5 to 7 years इन हाई कोर्ट. इमेजिन करो, आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपके अगेंस्ट जजमेंट आई, तो आप हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट फिर 5 से 7 साल लेता है एवरेज केस को सॉल्व करने के लिए. यहाँ पे अगर आप देखेंगे देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे हाई कोर्ट ने 10-10, 12-12 साल लगा दिए. फॉर एग्जाम्पल, तुम सभी लोगों को पता है सलमान खान हिट एंड रन केस कितना पुराना केस है. आई गेस कोविड से जस्ट पहले, प्रोबेबली 2018 या 19, 18-19 में उसकी जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आई थी. अभी सलमान खान हिट एंड रन केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है. इमेजिन करो, 5 या 7 साल हो गए, अभी तक कोई जजमेंट नहीं आई है. अगले 5-7 साल में जजमेंट आएगी. उसके बाद फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी वो अप्लाई कर सकता है. तो इमेजिन करो, नाउ सलमान, दी एज ऑफ सलमान खान इज 60, अगले 10-15 साल तो वैसे ही जुडिशियल प्रोसीजर में डिले होता रहेगा. 70-80 में जजमेंट आएगी. प्रोबेबली उस समय तक सलमान खान रहे भी ना भी रहे. तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. लेकिन हमारे देश में जुडिशियल प्रोसेस बहुत स्लो है. बट देयर आर सर्टेन राइट्स, अगर उनका वायलेशन होता है, देयर आर सर्टेन राइट्स, अगर उनका वायलेशन होता है तो यू हैव अ स्पेशल प्रिविलेज, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट. और ये स्पेशल केस है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. if there is a violation of fundamental right, you can directly approach to supreme court. Imagine करो how massive, what I say, force it is, कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट. आप इस सारी हायरार्की को छोड़ के डायरेक्टली आप जा सकते हो ऑल द वे टू सुप्रीम. सो इन इंडिया द फंडामेंटल राइट्स आर वेरी स्ट्रांग. और इनको स्ट्रांग बनाता है कि your fundamental right is violated, you can directly approach to Supreme Court. Imagine karo, in case of a rarest of rare crime against women, you cannot directly approach to Supreme Court. You have to go to district court, then high court. Only then you can apply to Supreme Court. But in case of a violation of fundamental rights, you can directly approach to Supreme Court. That's why that's why B.R. Ambedkar. अच्छा, ये आपको पावर देता है आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 आपको पावर देता है
कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट. दैट्स व्हाई व्हाट बी आर अम्बेडकर हैव सेड दैट, that's why B.R. Ambedkar have said that Article 32 is the heart and soul of Indian Constitution. आप लोगों को समझ में आया कितना सिग्निफिकेंट है फंडामेंटल राइट्स? Yes. हाँ, अब मैं आपको वन बाय वन फंडामेंटल राइट्स के एग्जांपल दे रहा हूँ, किन किन फंडामेंटल राइट्स में क्लियर है. तो फंडामेंटल राइट्स आर वेरी लाइक अ मसिव फोर्स कि अगर आपके अगेंस्ट कोई भी एक्सप्लॉइटेशन होता है, कोई भी इनजस्टिस होती है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट. आई विल गिव यू सर्टेन एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर इज दिस फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19. आर्टिकल 19, आर्टिकल 9 में Excuse me, sir. बहुत सारे सॉरी, So, are you sharing the screen? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है अभी. हाँ, स्क्रीन शेयर बंद हो गया था. So Article 19, Article 19 talks about what it give you a fundamental right to freedom of speech and expression. किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेसी का फ्रीडम इज द इंटीग्रल पार्ट. डेमोक्रेसी तभी है जब आपके पास फ्रीडम हो. फ्रीडम और भी बहुत सारी चीजों की, इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो थ्रू स्पीच और थ्रू एनी अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. What are any other form of expression? You can write a book, you can make a movie, you can make a cartoon, you can make let's say a painting, anything. Even silent रहना is also another form of expression. On any issue, on any topic, whatever you want to say, you are having a fundamental right to freedom of speech and expression. But I'm asking you one thing, should this right has to be absolute or there has to be certain restriction? ये absolute होना चाहिए या कुछ restriction होनी चाहिए? So, are these strikes or जैसे hunger strikes ये expression of right to freedom of speech है? हंगर स्ट्राइक करना, हंगर स्ट्राइक मतलब फ्रीडम ऑफ, आई डू नॉट नो, शायद इसमें तो नहीं आएगा. बट ये है कि हंगर करना नहीं, हंगर स्ट्राइक इसमें नहीं आएगा. बट ये है कि अगर तुम स्ट्राइक करना चाहते हो, यस, स्ट्राइक करना चाहते हो और उसके बारे में बोलना चाहते हो, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सी, राइट टू स्ट्राइक इज अनदर फंडामेंटल राइट. अभी यहाँ पे हम स्पीच और एक्सप्रेशन वाली बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, शुड आई कैन से वॉट एवर आई वॉन्ट टू से. मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आई कैन से वॉट एवर आई वॉन्ट टू से, or there has to be certain restrictions on me as a citizen of this country, क्योंकि all of we are equal. The president of India, the PM of India, any what I say, any other person do not have more right than a common man of this country. All of we have equal fundamental rights, including Article 19, freedom of speech and expression. तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो मर्जी वो बोल सकता हूँ, या there has to be a red line कि भाई इसको क्रॉस नहीं कर सकते आप. What do you think? So, according to me, I think there is a red line. लेकिन फॉर एग्जाम्पल जब वो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था तो वो मतलब इट टुक इट टुक 2 years जब कोई रिजल्ट आया था जो भी था. तो ये कौन डिसाइड करता है? और कभी कभी
स्ट्राइक्स के टाइम पे अ, अ, कि मतलब पुलिस की इंटरफेरेंस रहती है कि वो आएंगे, बास्केट बात बात हटा देते हैं उन लोगों आएंगे को। इस पे भी, ठीक है। पहले इसको देखिए, सी हम सभी लोगों के पास फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट देयर इज ऑब्वियस रिस्ट्रिक्शंस, एक्सेप्शन है। अगर तुम्हारे बोलने से देश की सिक्योरिटी पे कोई असर पड़ रहा है तो तुम्हारा राइट नहीं रहेगा। सिक्योरिटी इज एक्सेप्शन। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर। मैं कुछ बोलता हूं, मेरे बोलने से दंगे होते हैं तो मुझे बोलने से रोका जा सकता है। तीसरा है तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर हो गया, डिफेंस होगी। हाँ, डेफेमेशन। मैं किसी को डिफेम नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि लेट्स से ये तो चो मतलब किसी के भी बारे में मैं डिफेम नहीं कर सकता उसको। दिस इज नॉट माय फंडामेंटल राइट्स। तो सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, डेफेमेशन है। ये तीन चार मेन है, और भी कई सारे हैं, चार पांच है, बट मेनली ये तीन चार बातें हैं। इसके अलावा आप किसी भी लिमिट तक बोल सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। नाउ आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, I'll give you एग्जांपल। देयर वाज अ गर्ल श्रेया, सिंगल केस है ये, और 2013 या 14 का केस है। इसने फेसबुक पे एक पोस्ट किया, और पोस्ट ये किया था, देयर इज एडिटोरियल अगेंस्ट शिवसेना। उस समय बाल साहब ठाकरे की डेथ हुई थी, और इसने एक पोस्ट डाल दिया फेसबुक पे। वन ऑफ हर फ्रेंड जिसने इसको लाइक किया, दोनों को जेल हो गई। दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि सिर्फ सैनिकों ने ये बोला कि ये तो यार हमारे बाल साहब ठाकरे हैं, उनकी डेथ हुई है। हुआ ये था कि शिवसेना ने फोर्सफुली बॉम्बे के बॉम्बे में मार्केट्स को बंद कराया। ये शायद मेडिसिन लेने गई थी, तो इसने देखा कि मेडिकल स्टोर को बंद कराया जा रहा है, तो इन्होंने आके फ्रस्ट्रेशन में या एंगर में पोस्ट डाल दिया विच वर वैलिड, कि भाई किसी लीडर की डेथ हुई है, ठीक है, लेकिन आप असेंशियल्स को इस तरीके से क्लोज नहीं करा सकते। नाउ क्या ये बोलना उसका फंडामेंटल राइट है? नहीं है। तो ये बोलना उसका फंडामेंटल राइट है, लेकिन व्हाट पुलिस डिड, पुलिस ने उनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर कर दिया, उसको अरेस्ट कर लिया। तो इसका फंडामेंटल राइट कहां पे रहा? फंडामेंटल राइट था, पुलिस ने उसको वायलेट कर दिया। बट बिकॉज दिस इज अ फंडामेंटल राइट, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। तो अगले ही दिन उसके पेरेंट्स ने, मतलब विद इन 1 or 2 डे, पेरेंट्स ने आर्टिकल 32 में, आप सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हो, यू आर ऑल्सो हैविंग अ राइट कि हाई कोर्ट भी जा सकते हो, दोनों में से कहीं भी जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जाना तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। अभी थोड़ा टेक्निकल है, कभी बताऊंगा, अभी जाने दो। तो उन्होंने हायर जुडिशरी में अप्लाई किया और उनको बेल मिल गई। इमेजिन करो कि अगर ये नॉर्मल कोर्स से होता तो क्या होता? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते, 10 12 15 साल में जजमेंट आती। 2013-14 का केस था, अब तक शायद जजमेंट नहीं आई होती। लेकिन क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, एकदम से उनको बेल मिल गई। और पुलिस को पूछा गया कि आपने इनको क्यों अरेस्ट किया, वाई यू हैव अरेस्टेड दीज टू गर्ल। तो उसके बाद पुलिस बोलती है कि सर देयर इज अ लॉ। लॉ बोलता है 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसका एक सेक्शन है, ये बोलता है कि आपने कुछ भी पोस्ट किया है, आपके पोस्ट करने से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है, लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हो गए हैं, तो एक्शन लेना होगा। सेंटीमेंट्स हर्ट होना सही या गलत को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तुम सही भी बोल लो, लोगों की सेंटीमेंट तब भी हर्ट हो जाएंगे। तो क्या इससे मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट होगा? तो व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैव डिड, क्योंकि पुलिस वाज राइट, देयर इज अ लॉ। सेंटीमेंट हर्ट होने का मतलब है 100 शिवसेना के लोग आ गए थाने पे, और लॉ तो ये बोलता ही है। अब उसका बोलना सही था या गलत, ये पुलिस थोड़ी ना डिसाइड करेगी। तो व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैव डिड, सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया। सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज वॉइड डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट, इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया। व्हाई? क्योंकि ये आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था। इतने स्ट्रांग आपके fundamental। इसी तरीके से कई बार आपसे भी लोगों ने सुना होगा कि कोई मूवी है, कोई बुक है, उसको पब्लिश नहीं होने दिया जा रहा है, तो वो हाई कोर्ट जाता है, और वहां से हाई कोर्ट बोलता है कि आप फालतू में इसको क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी आर हैविंग फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32। अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, आर्टिकल 32 यूज करके हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये हमारा मौलिक अधिकार है। बट क्या मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरे पास कुछ भी बोलने की आजादी है? देयर इज दिस कन्हैया कुमार, आप सभी लोगों ने शायद जेएनयू में एक विवाद सुना होगा,
आज से कम 10 साल पहले जेएनयू में नारे लगे थे, जहां से कन्हैया कुमार निकले थे कि आजादी ऐसे करके देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, कुछ भी था। ठीक है, क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में आता है? नो, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में नहीं आता, क्योंकि यू हैव वायलेटेड द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, लॉ एंड ऑर्डर, डेफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रेंडली रिलेशन विद अ नेबर, ये 4-5 एक्सेप्शन है बस। इनके अलावा क्या आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो? कर सकते हो। दिस इज इंक्लूडेड इन योर फंडामेंटल राइट। समझ में आया थोड़ा सा? फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 क्या बोल रहा है? Sir, what is friendly relation? फ्रेंडली रिलेशन विद अ कंट्री, फॉर एग्जांपल ना, इंडिया में लेट्स से रशिया इज अवर की स्ट्रेटेजिक पार्टनर। कल को लेट्स से दिल्ली में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है, दिल्ली में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है अगेंस्ट रशिया, अगेंस्ट रशिया, प्रो यूक्रेन प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अब आप बोलोगे कि हमारे देश का तो ये लोगों का फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यू कैन ट्वीट, यू कैन हैव अ प्रोटेस्ट, यू कैन सपोज क्रिटिसाइज रशिया, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंडर में है। बट बाय क्रिटिसाइजिंग रशिया, बाय लॉन्चिंग एंटी रशिया प्रोटेस्ट इन दिल्ली, you are compromising India's relation with Russia। तो ये एक एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट आपको रोक सकती है कि नहीं यार रशिया के अगेंस्ट नहीं बोलोगे। वाई? हमारे इंटरनेशनल रिलेशन उससे हर्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा लास्ट कब किया, आई डू नॉट नो, बट गवर्नमेंट कैन डू दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे मैंने बोला, एक्सक्यूज ग्रुप मी है सर। तो, या सर, जैसे कि कभी भी कोई प्रोटेस्ट होगा या फिर जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में, तो हमेशा ऑपोजिट पार्टी तो होगी, हमेशा कोई ना कोई तो होगा जिसके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। तो फिर ये चीज वर्क कैसे करती है? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने लोगों के पर्सनल सेंटिमेंट्स की मैंने बात ही नहीं की, एक्सेप्शन है ही नहीं सर आपके जैसे से। दिस इज योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप यहां तक जा सकते हो एक लाइन तक, बट यू कैन नॉट क्रॉस दिस लाइन। ये लाइन कब क्रॉस होगी? जब आपके बोलने से देश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, लेट्स से आई एम अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आई न्यू कि वेयर आर न्यूक्लियर मिसाइल्स आर लोकेटेड इन इंडिया, डू आई हैव अ फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेस दिस ऑन नेशनल टीवी? क्या मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया की न्यूक्लियर साइट्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स कहाँ पे हैं? टेल मी। नो सर। नो, यस। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे एब्सोल्युटली कुछ भी बोलने पे एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है? अगर देश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज, नंबर वन। ओके सर। नंबर टू इज लॉ एंड ऑर्डर। मैंने कुछ भी, मैं लेट्स से आई एम अ प्रीचर या कुछ भी हूं, मैं कुछ भी बोलता हूं और मेरे बोलने से दंगे हो जाते हैं, मेरे बोलने से बहुत ज्यादा, जहां पे भी मैं जाता हूं, सोसाइटी पोलराइज हो जाती है, क्योस हो जाता है, तो क्या मुझे फर्दर बोलने दिया जाएगा ऑन दी अम्ब्रेला दैट दिस इज माय फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? नो, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, बट प्रैक्टिकलिटी ऐसा होता है कि समटाइम दीज एनफोर्समेंट इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं? सरकार ही होता है। तो जो कई बार पावर में होता है वो थोड़ी लूज स्टेटमेंट भी दे देता है, तो वो थोड़ा सा शील्ड हो जाता है। प्रैक्टिकली ऐसे काम करता है। अपोजिशन थोड़ा सा दे दे तो उसको थोड़ा सा बोलने पे ही पकड़ लेंगे। ठीक है ना, ऐसा होता है, लेकिन वो तो ठीक है, दैट्स दी पार्ट ऑफ द गेम। बट ये है कि नॉर्मली ये बिल्कुल अच्छे से काम करता है। आप जुडिशरी में जा सकते हो और आपकी सुनी जाती है। तो पहला है तुम्हारा सिक्योरिटी, दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर, तीसरा है डेफेमेशन। डेफेमेशन, क्या मैं किसी को डिफेम कर सकता हूँ? डिफेम का मतलब मेकिंग फॉल्स एलिगेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मी एंड यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डिफेम समवन, क्योंकि टू डिफेम समवन यू शुड आल्सो हैव क्रेडिबिलिटी। तो लेट्स से कल को अमिताभ बच्चन पोस्ट की, मोदी जी का कॉल आया था, वो बोल रहे थे कि पार्टी फंड के लिए 50 लाख रुपए दो। क्या, और लेट्स से दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्या अमिताभ बच्चन ऐसा कर सकता है?
अब अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट कर दिया एंड दैट वो इमेजिन करो कि वो झूठा है, व्हाट मोदी जी हैव डिफेंस, मोदी जी फाइल अ डेफेमेशन सूट फाइल करेंगे। अगर मोदी जी ने सच में ऐसा बोला है तो अमिताभ बच्चन को प्रूव करना पड़ेगा, एविडेंस देने। सर यस सर। तो जो अभी आपने वो श्रेया सिंगल जो केस था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्ट निकाला था, मतलब 66 आईटी एक्ट, उसमें मतलब क्या कहा था उन्होंने? सी, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसका सेक्शन 66A, वो यस सर। वो सर सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया। कि यू कैन नॉट पोस्ट समथिंग जो क्योंकि नहीं, डिफेम करे। दोनों, क्योंकि वो पुलिस को पावर देता था कि यू कैन अरेस्ट समवन, अगर किसी ने डिजिटली कुछ पोस्ट किया है जिससे सेंटिमेंट हर्ट हो गए तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस सेक्शन को ही डिलीट कर दिया। ओके। ये हुआ तो था वो क्योंकि कोर्ट तक जाएगा, लेकिन पुलिस उसको मतलब वो नहीं कर सकती। उस सेक्शन में नहीं जाएगा, पुलिस किसी और सेक्शन में किसी और लॉ में एफआईआर दर्ज करेगी, लेकिन जो वो डायरेक्ट था उससे अब आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। मतलब देयर उन्होंने बोला था कि ये लॉ वेल ड्राफ्टेड नहीं है, देयर हैज टू बी अ समथिंग कि सेंटिमेंट्स कहाँ पे हर्ट हुए हैं कहाँ पे नहीं हुए हैं। चलो अब देखो, तुम डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें मैंडेट क्या, तुम्हें थोड़ा अभी लंबा है तो बहुत कुछ कवर कराना है। अब उसकी पूरी जजमेंट सुनना क्या हुआ था। यस सर। शुड आई टेल यू इन डिटेल? यस सर। ओके, बाकी लोग भी एग्री कर रहे हैं, ठीक है सुनिए। देयर इज दिस सर्टेन लिमिटेशन ऑन योर फ्रीडम, ठीक है। इनमें से कुछ लिमिटेशन आर इम्पोज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इम्पोज किए हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं, जैसे सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरा हो गया लॉ एंड ऑर्डर, तीसरा हो गया फ्रेंडली रिलेशन, चौथा हो गया डेफेमेशन, पांचवा हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ, एक लॉ फर्दर पास हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसका एक जो सेक्शन था 66 से, ये आपकी फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता था, जो रिस्ट्रिक्शन ज्यादा थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से भी। इन्होंने 10 और चीजें ऐड कर दी, इसमें लोगों का सेंटीमेंट भी हो गया, कुछ भी हो गया, बहुत सारी चीजें, सेंटीमेंट हर्ट होना भी एक ग्राउंड हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि मेरे भाई, ये जितनी भी आपने लिमिटेशन लगाई हुई हैं, दीज आर नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारी वॉइड है। तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच को उतना ही रोक सकते हो जितना कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको परमिट दिया है, उससे ज्यादा फर्दर ग्राउंड पे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल नहीं कर सकते। तो उन्होंने इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब थोड़ा समझ में आया? यस सर। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज अवर फाउंडिंग, व्हाट आई से, अवर डॉक्यूमेंट, फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट, जिससे हमारा सारा देश चलता है। तो उसने कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए, दोज आर एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो राइट भी तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। सी फर्स्ट ऑफ, ओके ओके, क्लासिक केस जिसको मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, कैन यू से अंडर द, कैन यू चैलेंज द इंटीग्रिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? और क्या आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करने के बारे में बात कर सकते हो उस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया, कंफ्यूज हुए? सर समझ में नहीं आया। नहीं आया, चलो मैं बता रहा हूँ। मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में किसने दिया? सर फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ना। यस सर। इंडिया ने। क्या मैं इंडिया के आइडिया को ही चैलेंज कर सकता हूँ, ये बोल के इंडिया के आइडिया को ही मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि हमारे देश को 50 हिस्सों में बांट दो, कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दो? कैन आई नो डू दिस सर। इन नो इंडिया, सर। सेइंग दिस कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस इंडिया में सर। रह के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेके फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और तुम क्या उस इंडिया को ही तोड़ने की बात कर सकते हो? नो, दैट्स अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है।
Yes, sir. तो ये था। चलो आगे चलते हैं। तो दे आर, देखो, एक फंडामेंटल राइट को सी, एक, ये हमारे है ना, ये कम से कम 15-16 फंडामेंटल राइट्स है। एक फंडामेंटल राइट्स पे इवन आई हैव द कंटेंट कि आपको 3-4 घंटे तक पढ़ा सकूं, और ओरिजिनली इतना कंटेंट होगा कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ फंडामेंटल राइट्स पे तो कम से कम 10-10 जजमेंट आई हुई है, 10-10 जजमेंट, एक एक जजमेंट 2-2 हजार पेज की होगी। ठीक है, तो इतना तुम्हारे पास कंटेंट है एक उसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, बट बिकॉज वी आर हैविंग अ सर्टेन एग्जाम इन माइंड, तो उतना ही हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बेसिक बस यही बताना चाह रहा हूँ, देयर आर फंडामेंटल राइट्स, आपके कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स है। अगर वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम Supreme कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल जो जुडिशरी का हमारा प्रोसेस है, हाई कोर्ट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, उसके बाद फिर हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दैट्स व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर वेरी असेंशियल। ठीक है, और भी कई सारे फंडामेंटल राइट्स है, जैसे एक ग्रुप हो गया इक्वलिटी वाला, आर्टिकल 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17 और 18, ये हम सभी लोगों को इक्वलिटी देते हैं। 17 इंपॉर्टेंट है। 17 बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भाई पहले हम अपने ही सोसाइटी में से कुछ लोगों को, उनके साथ इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी, देखो, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि व्हाट आई से, इक्वल सोसाइटी, ऑल मैन आर इक्वल और ऑल मैन और वुमेन आर इक्वल, ये एक मॉडर्न वैल्यू है। वंस अपॉन अ टाइम in history there was a period we as a society considers male as superior comparison to women, और वहां पे भी हमने, इंडिया में तो हमने उस सारे समाज को जाति में बांट दिया। कुछ जातियों को अपर में बोलते थे, कुछ जातियों को हम इतना छोटा मानते थे कि उनको हम छूना भी पसंद नहीं करते थे, अनटचेबिलिटी हम प्रैक्टिस करते थे। देयर वाज अ स्पीच रिटन बाय बी आर अम्बेडकर, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कभी डिलीवर नहीं हो पाया। इसमें पढ़ना, उन्होंने 1925 में एक जिक्र किया हुआ है, 1925 में एक जिक्र किया हुआ है जहां पे दलित लोगों को मेटल के बर्तन में खाना परमिटेड नहीं था, क्योंकि मेटल के बर्तन वाज अ सिंबॉलिक ऑफ वेल्थ, उसको अपर क्लास यूज करेगी। देसी घी, घी खाना परमिटेड नहीं था। इमेजिन करो व्हाट काइंड ऑफ social setup was there, and there was a case, there was a violence against lower caste. Why? Because they were eating ghee in metal pots, तो अपर कास्ट आके अपर कास्ट की वो हर्ट हो जाती है। इतना अनइक्वालिटी प्रैक्टिस करते थे। बट नाउ वी आर इन मॉडर्न, बिकॉज इन मॉडर्न सोसाइटी ऑल ऑफ अस आर इक्वल, एंड कोई भी अगर उस अनइक्वल वाले थॉट को प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कर रहे नहीं। अब आप देखिए हुआ क्या है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, और एक ये है आइडियल सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी जहां पे इक्वलिटी होगी, जहां पे जस्टिस होगी, इसके बीच में भी अभी गैप है। कुछ लोग बहुत दूर है आइडियल सोसाइटी से, कुछ बहुत पास है, कुछ थोड़ा बीच में। आप देखिएगा आज भी दे आर फैमिलीज जहाँ पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, दे आर फैमिलीज जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करती हैं। इंडिया में दिस इज अ रियलिटी कि वी डू ऑनर किलिंग होती है, ऑनर किलिंग होती है इंडिया में, कि फिर तुम्हारी बेटी ने कहीं और शादी की किसी और कास्ट में तो उसको मार ही दिया। इंडिया में अभी भी होता है, क्योंकि एज अ सोसाइटी अभी हम इन वैल्यूज को हमने अडॉप्ट तो कर लिया है, लेकिन ये वैल्यूज डीप डाउन हमारी सोसाइटीज में अभी परकुलेट नहीं हो पाई हैं। इट विल टेक टाइम। ठीक है ना, और ऐसा नहीं है ब्रिटेन या यूरोप में भी ये बहुत इजीली परकुलेट हो गई थी, नो। ब्रिटेन और यूरोप आल्सो हैव टेकन लाइक हंड्रेड्स ऑफ ईयर, उसके बाद जाके उनके सोशल इथॉस का ये पार्ट बना, इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सारी वैल्यूज तब आई। अब हमने क्या काम करा, थे तो हम ट्राइबल, गरीब थे, ट्राइबल थे, उनसे देख के लॉ में कॉपी पेस्ट तो मार लिया, लेकिन अभी डीप डाउन सोसाइटी में परकुलेट नहीं हुई है। लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल इसी तरीके का। सी,
why is so कि in India legally dowry is a crime, बट सोसाइटल लेवल पे हम लेते हैं। ये गैप ऐसा क्यों है? वाई सो? बताएंगे आप लोग? Can you repeat the question again? इंडिया में डाउरी परमिट होती है अभी? डाउरी प्रैक्टिस होती है? Yes, sir. ओके, बट लीगली तो ये बैन है, ऐसा क्यों होता है फिर? बताइए। Uh, so I think dowry को अगर फोर्सफुली लेते हैं तो शायद वो है, लेकिन गिफ्ट्स। ठीक। सी सी अभी बात यह है कि सोसाइटी लाइक डू नॉट कंसीडर डाउरी एज बैड, ठीक है ना? इतना उसको बुरा नहीं समझते। करप्शन को जैसे हमारे समाज में बुरा नहीं समझते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लाइफ में करप्शन किया है अभी? किसी पुलिस वाले को पैसे दिए हो, चालान ज्यादा का किया हो, कम में सेटल कर लिया हो? कोई भी नहीं है ऐसा? सर एक दो बार तो हुआ हाँ, है। तो दिल्ली दिल्ली एनसीआर में तो बहुत प्रैक्टिस होता है, इट्स लाइक कॉमन थिंग। सो ऑल ऑफ वी आर यस सर। करप्ट। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारी वैल्यूज हैं जो सोसाइटी में हमने आइडियल सेट किए हुए हैं, बट अभी एज अ सोसाइटल लेवल पे हम अभी ये बातें सोसाइटी में डीप डाउन परकुलेट नहीं हुई है कि डाउरी नहीं लेना है, ऑनेस्ट होना है, करप्शन नहीं करना है, ठीक है? तो इसी तरीके से एक आर्टिकल है 17 जो बोलता है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो देयर आर सर्टेन लॉ, उनके अंडर में आप पनिश किए जाओगे, ठीक है? तो एक ग्रुप हो गया इक्वालिटी वाला, दूसरा ग्रुप हो गया फ्रीडम वाला। फ्रीडम फ्रीडम के अंडर में आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 आपको कई सारे राइट देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये आपको देता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री एंड हैव रेजिडेंस। आप देश में कहीं पे भी जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, और आप देश में कहीं पे भी जाके रह सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। इफ यू लाइक यू कैन शिफ्ट टू बॉम्बे, यू कैन शिफ्ट टू बेंगलुरु, तमिलनाडु, wherever you want to go. But again, there are certain exception. You cannot say कि सर मुझे तो what I say फॉरेस्ट में जाके रहना है। नो, सेंसिटिव है, ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अलाउ नहीं करेंगे। यू कैन से सर नहीं मुझे तो एलओसी पे फ्लैट बना के रहना है। नो, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव है। तो देर आर सर्टेन, अच्छा, जो रिस्ट्रिक्शंस वैलिड होती हैं, लॉजिकल होती हैं, उनको बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो तुम्हारे ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इन सब पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन वो रीजनेबल है। अगर रिस्ट्रिक्शंस नॉन रीजनेबल होती तो प्रॉब्लम होती। रिस्ट्रिक्शंस है लेकिन वो रीजनेबल, लॉजिकल, फेयर रिस्ट्रिक्शंस है। तो इसी तरीके से एक और 19 तुम्हें राइट देता है, राइट टू चूज एनी प्रोफेशन। आप कोई भी प्रोफेशन को प्रोफेस कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। there is no what I say influence from the, no restriction from the government. There might be a restriction from your family or society, but not from government. And societal or family restriction do not have a legal enforcement. That is just emotional. Are you getting my point? Government is not saying कि डॉक्टर बनो, ये बनो, वो बनो। You can do whatever we want to do. देश ज्यादा लिबरल, अगर आप फैमिली, समाज और देश में देखें तो हमारा देश ज्यादा लिबरल है। देश तो आपसे बोलता है लीगल काम कुछ मत करो, लॉजिक यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू। तुम्हारा मन कर रहा है डांस करने का, डांसर बन जाओ, सिंगर बन जाओ, कुछ भी, डू वट एवर यू वांट टू डू। बट sometimes a society, family, they are a bit conservative, they can, but they do not have any force of law. They are influencing you emotionally or by brainwashing you, but they do not have any legal enforcement कि तुम्हें यही करना है। तो ये सारे फ्रीडम है बहुत सारी।
इसके बाद तुम्हारा इसमें 21 तुम्हें देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तुम सभी लोगों को जीने का अधिकार है और पर्सनल लिबर्टी है तुम्हारे पास, जिसमें आ जाता है तुम्हारे पास प्राइवेसी है। ठीक है, अब ये जो आप देखेंगे कि तुम्हारा ये जो डेटा चोरी हो रहा है, दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, क्योंकि डेटा इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर बिहेवियर, जो भी है वो तुम्हारी प्राइवेसी का पार्ट है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 इसमें आ जाता है। इसी The तरीके से Article 21 right to life and पर्सनल लिबर्टी, okay. बेटा ये तुम्हारे सब नोट्स में है, वेट करो मैं एक बार नोट्स वाली पीडीएफ ही खोल रहा हूँ, उसमें है। मैं तो यहाँ पे आपको है ना ब्रॉड थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए काम कर रहा हूँ, आपके इसमें मेंशन है ये सारा। मैं भी आईपैड में खोल ही रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो ये जीके बुक है, आपको स्मार्ट की तरफ से मिली होगी, इसमें पॉलिटी पे आते हैं। या ना पॉलिटी एंड गवर्नेंस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना था इसको। फंडामेंटल राइट्स इसमें नहीं दे रखे, इससे पहले होने चाहिए थे फंडामेंटल राइट्स। डीपीएस भी आ गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आ गई हैं। इसमें फंडामेंटल राइट्स मेंशन नहीं है, कोई नहीं, मैं आपको अलग से पीडीएफ दे दूंगा फंडामेंटल राइट्स की। बाकी इसमें सारा मेंशन है। ये बुक आप सभी लोगों के पास है ना? Yes, sir. ठीक है, हाँ तो एक बार इसमें देखिएगा। ठीक है, सो देन देयर इज दिस थर्ड ग्रुप जो बात करता है, ये आपको राइट्स देता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें आर्टिकल 24 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 24 बात करता है कि हमारे देश में चलो 23 बताओ। 23 बोलता है फोर्स लेबर हमारे देश में नहीं होगी, फोर्स लेबर नहीं होगी, किसी से आप जबरदस्ती फोर्स लेबर नहीं करा सकते। अर्लियर अगेन, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, मॉडर्न डेमोक्रेसी से पहले, देयर वाज अ टाइम इन हिस्ट्री व्हेन फोर्स लेबर वाज कमिटेड बाय पावरफुल क्लासेस, लाइक स्लेव सिस्टम था। इंडिया में भी तुम सभी लोगों ने शायद सुने हो ऐसे टर्म, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी वाज देयर। साउथ में टेम्पल्स में देवादासी प्रैक्टिस होता था, जहाँ पे फैमिलीज अपनी गर्ल चाइल्ड को मंदिर को डोनेट कर देते थे, और वो फिर पूरी लाइफ मंदिरों में सेवा करती थी। तो ये 23 बोलता है कि नहीं, कोई भी फोर्स लेबर नहीं होगी। ठीक है, नाउ आई एम गोना टू आस्क यू, व्हाट इज द मॉडर्न एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स लेबर? व्हाट इज द 21st सेंचुरी में मॉडर्न एक्सप्रेशन क्या है फोर्स लेबर का? मॉडर्न एक्सप्रेशन भी है। So, liberty. नहीं, व्हाट आई एम आस्किंग यू कि पहले बंधुआ मजदूरी होती थी, जबरदस्ती काम कराया जाता था। अच्छा इन अच्छा, ट्वेंटी okay. फर्स्ट इन 21st सेंचुरी, in 2025, what is the modern expression of forced The labor? corporate. हाँ, क्या है उसमें? कॉर्पोरेट्स क्या आपसे करा सकते हैं जो लगेगा बंधुआ मजदूरी? कि सर वो आपसे मतलब कुछ। ओवर टाइम वर्क, यस सर। है ना? तो बंधुआ मजदूरी का एक एक्सप्रेशन है, वन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ बंधुआ मजदूरी इज कि आपको कम सैलरी देना, मिनिमम सैलरी से कम देना। एंड ठीक है, सर कम ऐसे भी सैलरी तो, देते हैं। सॉरी, हाँ प्लीज go ahead. ऐसे भी तो होता है कि वो मतलब साइन कराते हैं आपसे, इतना टाइम पीरियड आपको उन्हीं को अ, देना ये भी है। आप बोल सकते हो, ये भी आप बोल सकते हो, वो बंधु लाइक
फोर्स लेबर में आएगा नहीं. आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट लॉ सेज, सर बट बॉन्ड पीरियड होता है ना कि अगर आप छोड़ देते हो तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो वो मुझे इसमें लगता नहीं है, है। मुझे ऐसा लगता है कि टिल टिल 2025 अभी तक ये फोर्स लेबर की डेफिनेशन में नहीं आया. शायद फ्यूचर में आ जाए. ठीक है, अभी तक नहीं आया. अभी तक जो दो चीजें आ चुकी हैं विच आई एम 100% श्योर, दैट इज कि अगर आपसे ओवर टाइम कराया जा रहा है, ओवर टाइम विदाउट पेमेंट, दैट इज आल्सो फोर्स लेबर की तरह फील होता है. दूसरा है, अगर आपको मिनिमम वेजेस से कम दिया जा रहा है, ठीक है, तो भी फोर्स लेबर है. तो इन्होंने बोला कि भाई किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, तो फिर पार्लियामेंट ने लॉ बनाए. ठीक है. 24 बोलता है चिल्ड्रंस का, जो छोटे बच्चे हैं उनसे काम नहीं कराया जाए, चाइल्ड लेबर नहीं होगी. चाइल्ड लेबर नहीं होगी, ये आर्टिकल 24 बोलता है. अब वो चाइल्ड लेबर में उसमें क्या क्या है, इसमें दो तीन है कि अगर बच्चा जीरो से सॉरी, ये आप लो टिल व्हाट आई से 14 से 18 का बच्चा, या चलो 0 से 14 ले लो, 0 से 14 का बच्चा कोई लेबर वर्क नहीं कर सकता. नो लेबर वर्क. आप किसी 0 से 14 साल के बच्चे से लेबर वर्क नहीं करा सकते. लेबर वर्क का मतलब है व्हेन दे आर यूजिंग देयर फिजिकल स्ट्रेंथ टू गेट मनी. तो दिस इज इलीगल. एंड 14 सर से 18 आफ्टर स्कूलिंग अगर वो पार्ट टाइम करे तो? नहीं, लेबर इसमें मैं एक्सेप्शन बताऊंगा. दो एक्सेप्शन है डेफिनेटली. अब तुम सारे लोग ये बोलोगे, थोड़े से भी स्मार्ट होगे, कि सर व्हाट अबाउट चाइल्ड आर्टिस्ट. चाइल्ड आर्टिस्ट, एक छोटा बच्चा जाके एक्टिंग कर रहा है, डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट कर रहा है, सो वो कर सकता है, बिकॉज दैट इज अ स्किल. यस सर। तो दे कैन अर्न मनी फ्रॉम देयर स्किल. एक 10 साल का बच्चा लेक्चर दे के पैसे कमा सकता है, ठीक है, डांस करके पैसे कमा सकता है, लेकिन अगर उसका ये हो कि भाई सामान एक जगह से दूसरी जगह उठा के पैसे कमाओ, वो नहीं है. तो स्किल बेस्ड काम को नहीं रोका गया है, लेबर वाले को रोका गया है. तो बट सर इसमें अगर कंडीशन. एक बच्चा कोई ऐसे बार्बर शॉप पे काम करता है या फिर शू पॉलिश करता है, उसकी स्किल अच्छी है तो? आ गया बस. मैं जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स. इसी में एग्जांपल पे आ रहा हूँ. आई न्यू कि मतलब तुम्हारा क्वेश्चन ही रहेगा. जस्ट गिव मी 5 मिनट्स. ओ 14 से 18 वाला बच्चा लेबर वर्क कर सकता है. लेबर वर्क इज परमिटेड, बट इट शुड नॉट बी डेंजरस. मतलब आप इससे रेस्टोरेंट में तो काम करा सकते हैं, बट आप इससे कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम नहीं करा सकते. ठीक है. आप किसी फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते 18 साल से कम के बच्चे से. हाँ, 14 से 18 साल वाले बच्चे को आप रेस्टोरेंट में रख सकते हो, थोड़ा उससे लेबर काम करा सकते हो, बट इट शुड नॉट बी डेंजरस. ऑफिस में रख लो, साफ सफाई करा लो, इट्स ओके. 18 प्लस वाले बच्चे से तो अडल्ट है, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू. लेबर कराओ, कुछ भी कराओ. नाउ अब 0 से 14 वाले में एक तो एक्सेप्शन ये हो गई कि अगर वो बच्चा स्किल काम कर रहा है. दूसरा, तुम सभी लोगों ने दिल्ली सीपी में देखा होगा कि दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग वो शू पॉलिश कर रहे हैं. वो कैसे परमिटेड होता है? एक और इसमें एक्सेप्शन है कि 0 से 14 साल का बच्चा कैन डू लेबर वर्क बट इन देयर फैमिली एंटरप्राइज ओनली, फैमिली बिजनेस में. अब इमेजिन करो ना, एक बात बताओ, एक पिताजी गरीब है, वो थोड़ा सा एक कार्ट अपनी लगाता है वहां पे, लेट से कुछ चाट बेच रहा है, एनीथिंग, फ्रूट सेल कर रहा है. क्या उसका 10 साल का बच्चा वहां पे आके उसको हेल्प कर सकता है? व्हाट डू यू थिंक? परमिट होना चाहिए नहीं? यस सर, यस. होना चाहिए। सो दैट इज परमिटेड. तो अगर उसका पिता खुद कुछ काम करता है और वो बच्चा 6 साल का भी है, वहां पे बैठ के एक सामान उठा के एक पॉइंट से बी पॉइंट पे रख रहा है, दैट इज परमिटेड. फैमिली में आप कर सकते हो, उसमें नहीं रोकोगे. ठीक है. तो 0 से 14 साल का बच्चा अगर कोई लेबर वर्क कर रहा है, ओनली एक्सेप्शन इज इफ दैट वर्क इज फैमिली वर्क है. हालांकि इसकी लूज इंटरप्रिटेशन से मिसयूज भी होता है. तो कुछ लोग बोलते हैं इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, बट अभी सिचुएशन ये है. तो अभी सिचुएशन ये है, 14 साल तक का बच्चा है तो चाइल्ड लेबर नहीं करेगा, स्किल से पैसे कमा सकता है, बट
उसमें कंडीशन ये है कि उसकी स्कूलिंग नहीं रुकनी चाहिए। अगर वो डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट करके चाइल्ड एक्टिंग करके पैसे कमा रहा है तो स्कूलिंग नहीं रुकनी चाहिए। नंबर 2, एक्सेप्शन फैमिली बिजनेस। 14 से 18 साल का बच्चा, नो डेंजरस लेबर वर्क, और 18 वाला कुछ भी करे, कॉन्स्टिट्यूशन में सब परमिटेड है। ठीक है। सर मैंने रिसेंटली ऐसी कोई वीडियो देखी थी, तो वहां पे एक बच्चा जो 14 साल से कम है, तो वो बोट चला रहा है, और मतलब वो पैसेंजर्स को मतलब बोट के थ्रू ऐसे इधर उधर ले जा रहा है। तो क्या वो लेबर वर्क होगा जो वो बच्चा कर रहा है? दैट डिपेंड, कि वो बोल देगा मतलब मेरा फैमिली वर्क है किस, है ना। जैसे उसने कहा कि मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए, इसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मैं ये बोट चलाता हूँ इसलिए। सी डिपेंड करता है। देखो, कई बार आपको ये भी समझना होता है कि लॉ तभी उसको पकड़ेगा व्हेन, जब लाइक कि आप उसको कुछ एनफोर्समेंट करोगे। अदरवाइज कोई घर में चुपचाप करा रहा है, करने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, कराने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या ही कैसे लॉ कैसे एनफोर्स करेगा। लॉ तभी तो एनफोर्स होगा कि जब वो हाईलाइटेड मैटर होगा। अगर हाईलाइटेड ही नहीं है, पता ही नहीं चलता, तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग कराते हैं, तुम 13 साल के बच्चे को घर में रख के करा लो काम, घर की तो साफ सफाई सर में इज लगा लो। इट चाइल्ड लेबर लेबर हाँ जो बिल्कुल बोल? बिल्कुल। सी ओके। अगर आप 14 से कम के बच्चे से कोई भी लेबर वर्क करा रहे हो, दैट इज इलीगल। बट प्रॉब्लम तो तब होगी ना, जब या तो वो बच्चा कंप्लेन करे या कोई और करे। सेम एज डाउरी, जो यस सर। जो पैसे दे रहा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, जो ले रहा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो लॉ अथॉरिटीज को कैसे पता चलेगा। यस सर। है ना, ये तो ऐसे ही होता है ना। अथॉरिटीज की नजरों में आएगा तब पता चलेगा। यस लाइक सर। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, आई एम सिटिंग इन नोएडा। आई न्यू इन माई 10 किलोमीटर पेरिफेरी देयर इज एक शादी होगी, और उसमें द एज इज लेस देन द रिक्वायर्ड परमिटेड एज, और वो अभी 4-5 दिन में है। अब बताओ, वो तो चाइल्ड मैरिज है, वो तो प्रैक्टिस हो रही है। अब लॉ कैसे रोकेगा उसको। कि सर कोई जब जाके तक कोई जाके उनके लीगल। बताएगा, हाँ कंप्लेंट करेगा तब तो पता चलेगा। हाँ, अब तुम बोलोगे कि सर लीगल, जब वो मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा उसमें तो डॉक्यूमेंट, भाई वो घंटा वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराएंगे, है ना। 5 साल के बाद करा लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। यस सर। तो ये है ना, ये आपको देखना होता है। या तो हाँ, एक चीज है, होता ये है कि ये जो सरकार का व्हाट आई से सर्विलेंस मैकेनिज्म होता है, ये एक पुअर देश हो गया, फिर डेवलपिंग हुआ, और फिर डेवलप कंट्री हो गया। तो जितना वो देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जाती है, उसका सर्विलेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग होता है। ठीक है। तो यू विल फाइंड कि नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में बहुत कम केसेस हो, लेकिन राजस्थान में बहुत ज्यादा केसेस हो, बॉम्बे में और कम केसेस हो। तो जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उतना गवर्नमेंट का भी सर्विलेंस सिस्टम स्ट्रांग होता है। ठीक है। यस सर। आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप देखिए, थोड़ा भी अगर आप ट्रैफिक रूल वायलेट करते हो, आपकी प्रोबेबिलिटी कि कोई आपको आके चालान करेगा वो ज्यादा है, रिलेटिव टू कि आप बिल्कुल गरीब से राज्य में चले जाओ। फर्क ही नहीं पड़ता वहां पे। ठीक है। यस सर। तो अब ये जो फंडामेंटल राइट है ना, ये तुम्हें एक एक जो फंडामेंटल राइट क्या है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, एक बार मैं चेक करूंगा, इसमें है नहीं। देखो यहाँ पे मुझे तुम्हें पीडीएफ में जो लिखा हुआ वही टेक्स्ट समझाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। आई विल गिव यू सर्टेन अ ब्रॉडर आइडिया जो आपको चीजें समझ में है। अब आप देखिएगा। तो एक ब्रॉडर समझते हैं, दिस इज अ कंट्री स्टेट मानिए। व्हेन आई एम यूजिंग स्टेट, तो पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब गवर्नमेंट होता है। स्टेट का मतलब राज्य सरकार नहीं है। सारी सरकारों को हम स्टेट बोलते हैं। स्टेट में सेंटर भी आती है, स्टेट भी आती है। तो ये जो हमारी स्टेट है, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट। ठीक है। दूसरा है सिटीजन्स। तो इस स्टेट ने सिटीजन्स को क्या दिए हैं? फंडामेंटल राइट्स।
है ना, जब आप इस इंडियन स्टेट में रहते हैं तो आप क्या एंजॉय करते हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो समझ में? सर जो ये स्टेट है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो गवर्नमेंट थोड़ी है। नहीं, स्टेट का मतलब नहीं, गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्टेट। गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्टेट। स्टेट का मतलब है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगा, स्टेट भी आएगा, लोकल अथॉरिटीज भी आएगा। स्टेट की डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे, कुछ भी मानिए आप इसको, स्टेट मानिए, कॉन्स्टिट्यूशन मानिए, कंट्री मानिए, कुछ भी मानिए। इस देश ने आपको क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। एग्री? यस सर। ठीक है। अगर आप चाइना में जाएंगे तो आपके पास ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, पाकिस्तान में जाएंगे तो और भी नहीं है, बट हाँ, सम स्टेट्स आर मोर लिबरल, लाइक अमेरिका। अमेरिका में तो आपको मतलब दुनिया में अगर आपको सबसे ज्यादा फ्रीली कहीं रहना है, फ्रीली का मतलब यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लॉ भी बहुत फ्री है और सोसाइटी भी बहुत फ्री है, तो मुझे लग रहा है वर्ल्ड में देयर इज नो अदर प्लेस देन अमेरिका। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लॉ भी बहुत लिबरल है एंड सोसाइटी भी बहुत लिबरल है। यू विल फाइंड देयर इज दिस, या तो मैंने ही इस तरीके की रील देखी है, दो मैंने ऐसी सोशल मीडिया पे रील देखी है अमेरिका वाली, जहां पे एक व्यक्ति, हाँ, एक बंदा क्या करता है, किसी की लाइक पर्स उसे मिलता है, वो जाके उसको देता है उस एड्रेस पे, और जिसका वो पर्स खोआ हुआ होता है वो उसी पे केस डाल देता है। वो बोलता है कि उसमें व्हाट आई से $3,000 थे, अब इसमें 1000 ही है, तो 2000 का उस पर क्लेम डाल देता है। देर इज अनदर वीडियो जहां पे देर वॉज अ गर्ल फोन पे बात कर रही होती है और वो रोड की तरफ जा रही होती है, और एक लाइक बॉय उसे देखता है और वो जाके उसे फिर पुश करता है बचाने के लिए, बट वो लड़की उल्टा उस पर स्वीट फाइल कर देती है कि यू हैव वायलेटेड माय प्राइवेसी, यू हैव वायलेटेड माय बॉडीली इंटीग्रिटी, यू डू नॉट हैव एनी राइट टू टच मी। समझ में आ गया? इंडिया में तो उल्टा मुझे सर लगेगा, इंडिया में तो उल्टा पीटेंगे, और कि भाई एक तो बचाया है तुम्हें। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग बोल रहे हैं, ऑल ऑफ अस आल्सो हैविंग वीडियो एविडेंस। सर वैसे अगर जैसे कोई सुसाइड कर रहा है तो उसको बचाने के लिए कुछ अमेरिका में, पुलिस फोर्स या लोग अमेरिका में जा रहे केस हैं। हो जाएगा, अमेरिका में केस हो जाएगा तुम पे। वाह। ये तुमने कई सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी कि अगर तुम किसी के बच्चे को, लेट से वो रोड पे गिर रहा है, बचाओगे भी, पकड़ लिया तो तुम्हारे ऊपर वो किडनैपिंग का केस डाल देंगे, बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी राइट टू टच देम, इवन फॉर देयर सेफ्टी ऑल्सो। यस सर। तो समझ सर गए? मैंने एक ऐसे ही रील देखी थी, तो वो वहां पे रैंडमली कोई जो इंडियन सिटीजन है वो ऐसे ही विजिट के लिए गए हाँ थे, हाँ तो हाँ, यूके में पब्लिक प्लेस पे वो वीडियो बना रहे थे। बच्चों की। यस सर। हाँ, तो ये है, तो वहां पे तो यही सर वो यही तो तो मैं बता पब्लिक रहा हूँ। प्लेस है, तो वो तो ग्राउंड नहीं की या नहीं कहीं नहीं किसी की भी। नो नो नो, पब्लिक प्लेस पे यू कैन नॉट फिल्म अ प्राइवेट पर्सन, ये तो इंडिया में भी है, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इंडिया में सोसाइटल इथोस है, उसका कुछ फायदा भी होता है कि अरे यार ठीक है, करने दो जो भी है। तो इवन कभी इंडिया में देखना ऐसा केस अभी आएगा, इन इन नियर फ्यूचर आने वाला होगा, कि मैंने क्या, लेट्स से हम सभी अ, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी मानो, क्या मैं तुम्हें रिकॉर्ड कर सकता हूँ? नो, आई डू नॉट हैव एनी राइट टू डू दिस। मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, आपको कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता। बट अभी क्या, इतनी पॉपुलेशन है, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। वहां पे वो लोग इनकी बेसिक शॉर्ट हो चुके हैं, तो वो लोग इन इन चीजों पे फाइट कर रहे हैं। इंडिया में भी किसी को फर्क ही नहीं पड़ता भाई। इंडिया में तुम भी तो लोग देखो ना, सारे लोग इंडिया में EQI 500 है दिल्ली में, और दिल्ली NCR में सारे बच्चे देखो सीपी में घूम रहे हैं, आराम से चिल कर रहे हैं, है ना? तो वी आर नॉट लाइक, तो ये डेवलप कंट्रीज में होता है। देखो, किसी भी देश में क्या होता है ना, ये एक होता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक आर्मी में, इथॉस में क्या होता है, जो पुअर देशों की आर्मी होती है ना, दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, बट दे आर वेरी टफ गाइज। गांव देहात से आते हैं, बहुत स्ट्रेस वाली लाइफ उन्होंने देखी होती है, तो वो बहुत टफ कंडीशन में ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो डेवलप देशों की मिलिट्री होती है, वहां पे जब आप रिक्रूट करते हो, पीपल आर हैविंग वेरी कंफर्टेबल लाइफ, तो उनको जब आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालते हो, वो इतना अच्छे से लाइक रिजल्ट नहीं दे पाते, अनटिल और अनलेस यू आर हैविंग
extraordinary good training and all this. तुमने देखा होगा, वो अपने क्लास में पढ़े हुए, अपना कॉलेजेस में देखा होगा, एक गांव देहात का बच्चा है, गरीब परिवार का, उसको 2 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़े, नॉट एन इशू। एसी बंद हो गया, नॉट एन इशू। तो होता है। चलो आते हैं इस बात पे, मैं आपको एक मुद्दा समझा रहा हूँ, उसको देखो। मुझे बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि सर अगर कोई कुछ ऐसे गलत काम कर रहा है, सपोज सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, और किसी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया है, तो जिसको वो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऑलरेडी कुछ गलत कर रहे हैं, तो क्या जो जिसको वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसने उनको रिकॉर्ड किया है, उस पे कुछ ऐसे केस वगैरह कर सकते हैं कि इन्होंने बिल्कुल सही भी। है। आई डू नॉट नो अबाउट इंडिया। यूएस में तो ठीक है, वो गलत काम कर रहा है, इट्स ओके, बट इवन देन यू कैन नॉट रिकॉर्ड दैम, ठीक है ना? तो ये Okay. सी, मतलब मैं ये आपसे ये बोल रहा हूँ कि सिंपल हो लो, एक घर के अंदर में हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, ठीक है, तो Yes, कैन sir. यू रिकॉर्ड देम? So तो can we? you can, मतलब you can, but you have violated their personal integrity, वो तुम पे केस डाल सकता है। Okay, sir. हाँ, तो ये यूएस वगैरह में तो बहुत है, इंडिया में थोड़ा सा ठीक है। इंडिया सी, चलो एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। इन इंडिया वी प्रमोट इंटरफेरेंस, लाइक देयर वाज अ एडवर्टाइजमेंट, कुछ था कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, शांत ना रहें, बेल बजाएं कि वी आर लिसनिंग। आई डू नॉट नो, कोविड से पहले इस तरीके का एक मूवमेंट चला था कि अगर Yes, sir. नेबरहुड में Yes, sir. डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, गो एंड रिंग देयर बेल। तो आई डू नॉट नो, यूएस वगैरह में तो बहुत उल्टा सिस्टम है। चलो यहाँ पे देखते हैं। अगर आपके ऐसे भी कुछ डाउट है ना, मैं ग्रुप में आप भेज सकते हैं मुझे, तो मैं बता दिया करूंगा। चलो इसको देखते हैं पहले। सी, सिटीजन्स के पास स्टेट सिटीजन्स को राइट देती है बहुत सारे। क्या सिटीजन्स को भी स्टेट के प्रति कोई ड्यूटीज होनी चाहिए? क्या हम सभी लोगों की इस देश के प्रति कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए? यस, इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज है, देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी है। यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये ड्यूटीज वाला टॉपिक। ड्यूटीज वाला इसमें था। तो हम सभी लोगों की दे आर सर्टेन ड्यूटीज फॉर दिस कंट्री, और वो ड्यूटीज क्या है, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ये रही आपकी ड्यूटीज, दीज आर ड्यूटीज। ये हम सभी देश के लोगों की ड्यूटी है देश के प्रति। कहाँ पे मेंशन है? मेंशन इन आर्टिकल 51A। ड्यूटीज क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना है हमें, फॉलो द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को हमें प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। अगर देश आपसे कुछ मांगे कि सर वॉर हो रही है, हमें ये ब्लड ग्रुप की जरूरत है, या हमें ये चीज की जरूरत है, हमें देश को हेल्प करना है। स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे की, प्रिजर्व कल्चर, कल्चर को प्रिजर्व करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है। तो ये सारी सर्टेन ड्यूटीज हैं इस देश के प्रति, हम सब लोगों की जिम्मेदारियां। देखो, इस देश ने हमें कितने अधिकार दिए हैं। इस देश ने अगर हमें अधिकार दिए हैं, तो इस देश के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में है, और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। बताऊंगा क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ऐड किए थे 1976 में, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, तब ऐड किए थे। क्यों किए थे डिस्कस करेंगे। और 10 ड्यूटी थी ओरिजिनली। ओरिजिनली का मतलब है 1976 में, अब 11 हो गई हैं, एक ऐड की है। और एक कमेटी थी सरदार स्वर्ण सिंह, उसने रिकमेंडेशन दी थी। ओके, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ड्यूटीज नहीं है। ड्यूटीज को डेमोक्रेसी के अगेंस्ट माना जाता है। ये बोलते हैं कि भैया अगर आपने ड्यूटीज दे दी तो आपने डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज किया है। तो आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी में नहीं है, ना तो यूएस में है, ना ब्रिटेन में है।
मॉडर्न किसी डेमोक्रेसी में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है. ओके, कैन यू टेल मी समथिंग, क्या ड्यूटीज तुम्हारी फ्रीडम को कर्टेल करती हैं? क्या ड्यूटीज फ्रीडम को कर्टेल करती हैं? सो समटाइम्स जैसे हमारी ड्यूटी है कि रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, एंड उसको रिस्पेक्ट, जैसे वी नीड टू स्टैंड स्टिल ड्यूरिंग द नेशनल एंथम, एंड समवन इज नॉट विलिंग टू डू दैट. और बिल्कुल सही है. सी, फंडामेंटल आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी आपकी फ्रीडम को कर्टेल करती हैं. जस्ट इमेजिन ना, सी, ऑल ऑफ यू आर हैविंग फंडामेंटल राइट. योर पेरेंट्स आपसे बोलते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमसे बोलता है कि तुम्हारे पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है. यू कैन डू वॉट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ. तो यू आर हैप्पी कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. लेकिन एकदम से तुम पे ये भी बोल दिया, हाँ कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू, पर बेटा देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. 10,000 रुपये महीने का रेंट का पे करना होता है. मेरे पास लोन है, उसकी 20,000 की EMI जाएगी. तुझे अपनी सिस्टर के लिए ये करना है, ब्रदर के लिए ये करना है, योर ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ये करना है. तो क्या तुम्हारे पास वो फ्रीडम बची? नहीं बची. तो होता क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर रिस्ट्रिक्शन ऑन योर राइट्स. इसीलिए मॉडर्न किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज नहीं है. बट इन इंडिया वी आर हैविंग अ ब्लेंड. वी आर हैविंग फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है. सो देयर इज दिस होमवर्क टू यू. फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ के आना. फंडामेंटल राइट्स की आई एम गोना टू चेक दिस PDF. इसमें नहीं होंगी तो मैं आपको 3-4 पेज की एक PDF ग्रुप में सेंड कर दूंगा और आपको वो पढ़ के आनी है. ठीक है. आज के लिए इतना ही. आज थोड़ा सा मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, तो 2-3 मिनट का टाइम है. इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू मे आस्क. ये जो आपके नोट्स दिए हुए हैं, नोट से फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ के आना है. ठीक है. कुछ किसी का कोई डाउट हो तो यू मे आस्क. so if someone doesn't fulfill these fundamental duties, then Okay. so Very, what are very, the very, 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 consequences? very important point. Very important point. See, suppose आप न्यूट्रल हो. फंडामेंटल ड्यूटीज आपसे बोलती है कि यू हैव टू डू सर्टेन थिंग. आपको कुछ करना है, यू हैव टू डू सर्टेन थिंग. बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है. सरकार आपसे बोल रही है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करो. तो सपोज यू आर बाईपासिंग टू अ मेट्रो स्टेशन, तुमने देखा कि वहां पे एक फ्लावर पॉट गिरा हुआ है, सरकारी है. तो दिस इज योर फंडामेंटल ड्यूटी कि सरकारी प्रॉपर्टी है, इसको मैं उठा के रखूं, डैमेज ना हो. दिस इज योर ड्यूटी. अगर आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड. लेकिन अगर आप न्यूट्रल हो, आपने नहीं किया, तो आपके ऊपर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है टू परफॉर्म दैट ड्यूटी. बट अगर आपने उसको डैमेज किया तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है. सो देयर इज दिस समथिंग कि यू शुड प्रमोट योर कल्चर. कल्चर में क्या आता है? योर क्लोथिंग, योर फेस्टिवल्स, योर फूड इज पार्ट ऑफ योर कल्चर. तो यू वांट टू प्रमोट योर कल्चर, ठीक है, साड़ी पहनो. नहीं पहन रहे हो तो कुछ भी नहीं है. ठीक है ना. तो कुछ भी नहीं है. नो लीगल बाउंडेशन if you are not following your fundamental duties. But it is expected, it is ethical or morally wrong to not fulfill your fundamental duties when you're living in a country which gives you fundamental. ethically morally कुछ होगा, but legally कुछ भी नहीं है. legally nothing. और यही क्रिटिसिज्म है फंडामेंटल ड्यूटीज का कि लीगली एनफोर्स नहीं है. हाँ, बट देयर इज दिस एक्सेप्शन. कॉन्स्टिट्यूशन ने तो इनको लीगली एनफोर्स नहीं किया, बट कुछ लॉ ने कहीं पे एनफोर्स कर रखा है. कुछ लॉ ने, जैसे कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी एक बार की, मूवी स्टार्ट होने से पहले तुम सभी लोगों को नेशनल एंथम चलेगा, है ना. तो इस तरीके का हुआ था. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ये दोनों आप करके आइएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम PDF से ये जो आपको मिली हुई है इससे पढ़ेंगे, और इसी में फर्दर जो भी टॉपिक्स है उनको डिस्कस करेंगे. तो फंडामेंटल ड्यूटीज इसी में दिया हुआ है. फंडामेंटल राइट्स चेक मैं एक बार करूंगा, होगा इसमें, नहीं होगा तो आई एम गोना टू गिव यू अ 4-5 पेज ऑफ PDF. ठीक है. Yes, sir. ओके ओके. थैंक यू. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir.
थैंक यू।